Hi, good evening everyone. It's been quite a long time since we had a class together and I'm really happy to see you all back. तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिससे आप अपने एक्चुअल एग्जाम की परफॉर्मेंस को जो है वो इवेलुएट कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट की बात करें अगर हम, तो मॉक टेस्ट सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके स्कोर इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में अपनी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो है स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस एग्जाम में काफ़ी बेटर होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे फुल मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो ज़रूर लीजिए। ये एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड हैं और आपको रियल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी देंगे। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है अब हम 4 जुलाई को करने वाले हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जस्ट आपको 99 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स प्लस आपको फुल मॉक टेस्ट जो है रहने वाले हैं टोटल 3, ठीक है। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट। बट मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बोल दूं कि हमारे चैनल पे आप देख सकते हो जेके हाई कोर्ट के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप फुल मॉक टेस्ट चाहते हो कि मैं आपको यहाँ पे भी कंटिन्यू करवाऊँ, आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। हम एग्ज़ाम तक तो फिर ये कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे हम लोग और आपको उसमें आंसर देना है, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कम करूंगी, जस्ट क्वेश्चंस को आपको बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोग जो है क्लास के टाइम पे अगर जो है अपने मार्क्स को नोट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बोल दूं कि मार्क्स जो है ये भी नोट करते चलिए, ठीक है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपकी यंगेस्ट फीमेल है वो है फैनी, ठीक है, उतागुशी मनिडे। तो ये आपकी रही है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, on March 23, 2026, in which city did the International Conference on Carbon Markets Prakriti 2026 commence? कार्बन मार्केट्स की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, here are the options, you can see मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। So correct answer would be New Delhi. Next question, please mark all your answers and check your performance till the end of the mock test. Next question is which state government announced the launch of the Mukhyamantri Apna Sukhi Parivar Yojana for the poorest families in its 2026-27 budget? So correct answer is Himachal Pradesh. अगर मैं आपको बोलूँ कि इतने टाइम के बाद क्लास क्यों आ रही है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, ना ही कोई सब्सक्राइब करता है, ना ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो मेरी एफर्ट्स का क्या, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको भी कंप्लीट चीज़ें मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको भी सब्सक्राइब तो करना चाहिए एटलीस्ट। Next question, in which state was the agricultural conference titled AgriVision कृषि युवा संवाद 2026 organized? आप लोग लेवल देख सकते हो मॉक टेस्ट का, ठीक है। इसी तरह के आपके जो मॉक टेस्ट होंगे आपको पेड कोर्स में इससे भी बेटर मिलने वाले हैं। सो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे हुआ आपका एग्रीविजन कृषि युवा संवाद। नेक्स्ट, वेयर वॉज अ न्यू स्पीशीज ऑफ मैराइन क्रैब नेम्ड छापराजा नगानकिरी डिस्कवर्ड? क्रैब है ये, कहाँ पे ये डिस्कवर किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज गोवा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच स्टेट वॉज द चापचूर कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन जो है ये पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में। सो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। तो मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स में आपकी जनरल नॉलेज, जो बच्चे बोल रहे हैं मैम हमें जीके के नोट्स दो, तो जीके भाई आपको आनी नहीं है। आप लास्ट जो पेपर हुआ था उसको देखिए यूट्यूब पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर करना है। और अगर आप एक साल का बहुत अच्छे से करते हो तब भी आपके 15 से 18 मार्क्स ही आ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपके
जो मार्क्स होंगे 25 में से आप लोग 20+ लेना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 इयर्स का आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑन March 24, 2026? आपको पता ही है 19 जुलाई का, जो अभी बहुत सारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये एग्जाम आपका हो जाएगा। तो तब तक की आपकी तैयारी अच्छे से रखिए, अगर नहीं भी होता है, हो भी जाता है, आपको तब तक अपनी तैयारी अच्छे से इम्प्रूव करनी है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट वॉज द दिव्यांग शक्ति योजना लॉन्च्ड? 1000 जो करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के आप लोग सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर सपोर्ट आपका होना चाहिए, एल्स में कोई क्लास नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है। लास्ट टाइम मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि फ्री में आपको इतना कुछ मिले तो थोड़ी सी वीडियो को भी देख लीजिएगा, लाइक शेयर, ठीक है, कमेंट। तो इसका सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना लॉन्च हुई थी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, on March 18th, 2026, where was a 240 feet long bridge built with India's assistance inaugurated? So correct answer is Sri Lanka. Next, on March 18, 2026, where was Asia's largest tulip garden inaugurated? So ये आपका श्रीनगर में इनॉग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट, on March 18, 2026, which state launched an FMD vaccination drive to protect livestock? Answer is Gujarat. Next, who has been awarded the 60th Janpith Award for 2025? आप लोग चाहो तो पॉज करके वीडियो का फिर आंसर दे सकते हो, मैं इतना पॉज नहीं ले सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अवार्ड्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, समिट्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, ठीक है, डेज एंड थीम्स हो गए, ये सभी के सभी आपको पढ़ने हैं। और इंडेक्स एंड रैंकिंग जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये कर लेना। ऑप्शन इज आर वेरामुथु, ये इनको मिला है 60th जनपीथ अवार्ड। नेक्स्ट, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2026? सो ये आपका मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन EU टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस? यूरोपियन यूनियन में पहली ऐसी कंट्री बनी है जो ये ट्रांसमिशन को जो है ये एलिमिनेट कर रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। Who has been awarded with the Abel Prize 2026? So ये मिला है आपका गर्ड फाल्टिंग्स को एबल प्राइज। नेक्स्ट, शेखा झील बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। Who became the 24th Chief Minister of Bihar in 2026? So option number D is सम्राट चौधरी बने हैं। Next, which ministry launched the Vishwa Sutra initiative? So answer is Ministry of Textiles. Next, Arogya One initiative was launched by which organization? NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। Who is the author of the book Tides of Time? ऑप्शन इज सुधा मूर्ति बनी है इसकी ऑथर, इन्होंने ये बुक लिखी है टाइड्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, उचराल न्याम ओसोर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ये बने हैं आपके मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है, नेशनल अपॉइंटमेंट्स है, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट,
Min Aung Hlaing has become president of which country? सो म्यांमार के बने हैं मिन ओंग ह्लांग, तो एम से याद कर लेना आप, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च स्पेस मिशन टू स्टडी ओशंस एंड एटमॉस्फेयर? सो ये आपकी नासा ने लॉन्च किया है स्पेस मिशन ओशंस एंड एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, विच बैंक बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 25-26? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सो इसका सही आंसर होगा सरस्वती कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, विच अवार्ड इज नोन एज द ग्रीन नोबेल प्राइज? सो गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है ये ग्रीन नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 25 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका स्कोर 15+ भी है तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपकी रिविजन नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो मैं फुल मॉक लूँगी उसका टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आपका फुल मॉक वीडियो आने वाला है, ठीक है। बट अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तभी मैं ये कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर्स के ऊपर 15 क्वेश्चंस, देन हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल्स? आपको इनकरेक्ट बतानी है, करेक्ट इनकरेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम बात करेंगे टू फील्ड जो है ये आपकी प्राइमरी रेसिपिएंट जो होता है ईमेल का उसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं वी कैन नॉट एड मोर देन वन एड्रेस इन द टू फील्ड, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। हम बीसीसी फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। सीसी फील्ड को भी हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं। टू एंड सीसी फील्ड जो है इंटरचेंजेबली ये यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीसी की बात करें तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो ये दूसरे जो रेसिपिएंट होते हैं उनको कॉपी सेंड करने के लिए यूज होती है। और बीसीसी जो होता है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है जहां पे रेसिपिएंट जो होते हैं उनके एड्रेसेस हिडन होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन्स इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? यहाँ पे आप लोग इसके ऑप्शंस देख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी होगा पेपर क्लिप आइकॉन यूज होता है जो है जिसमें हम ईमेल्स के साथ उसकी अटैचमेंट उसमें ऐड करते हैं। तो जैसे कि आप लोग डॉक्स वगैरह ऐड करते हो, इमेजेस, तो ये सभी इमेजेस जो डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस ये सभी आपके पेपर क्लिप आइकॉन में जाके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मल्टीपल जो है अटैचमेंट एक सिंगल ईमेल में ईमेल सर्विसेज जो है ये सपोर्ट कर देती है। नेक्स्ट, रिसेंटली अ न्यू एंड्रॉइड मालवेयर डैश हैज emerged with which attacks the Android security check system SICOM? तो ये आपका मॉलवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्नो ब्लाइंड जो है ये नया आपका मलिशियस सॉफ्टवेयर हम जिसको बोल सकते हैं वायरस हो गया, ठीक है। तो इसको इसने सिकॉम जो एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो सिकॉम क्या होता है, एक सिक्योरिटी होता है जो कि एंड्रॉइड डिवाइसेस में यूज होता है। तो ये आप लोग इसका सही आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Li-Fi, which of the following statements is are correct? तो Li-Fi के बारे में ये दो स्टेटमेंट्स है। It uses light as the medium for high speed data transmission. It is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. So इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट होती है। तो Li-Fi जो होता है इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये है आपका लाइट फिडेलिटी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपकी
विजिबल लाइट वेव्स को यूज करता है, रेडियो वेव्स यूज नहीं करता, ठीक है। और वाईफाई जो है ये इंटरनेट स्पीड इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है अगर वाईफाई के अकॉर्डिंगली देखें तो। वाईफाई जो होता है ये आपका फास्टर देन ट्रेडिशनल वाईफाई होगा और ये एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं ये फ्यूचर की। नेक्स्ट, ईमेल्स, ईमेल का क्या मतलब हो गया, तो ये तो आपको आता ही होगा यार, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया हैज जम्प्ड टू विच टायर। सो इसको जो रिलीज कौन करता है इस इंडेक्स को, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। तो ये इंटरनेशनल यूनियन है जो कि इसको रिलीज करता है। तो इंडिया जो है ये टीयर 1 में जो है इंडिया आता है। तो टीयर 1 का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी है इंडिया में। और ये जो इंडिया की रैंकिंग है ये बताता है कि हमने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, साइबर लॉज हो गए या फिर टेक्निकल मेजर्स। तो ये आप लोग इसको देख लेना। Next, recently a US court ruled that which search engine violates antitrust law with an illegal monopoly over the internet search market. सो एंटी ट्रस्ट लॉज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं मार्केट में। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो गूगल होगा, ठीक है। तो इस केस का मेन फोकस क्या था कि गूगल जो है इसका डोमिनेंस है, ठीक है। सर्च सर्विसेज जो ऑनलाइन होती है मैक्सिमम लोग गूगल यूज करते हैं। तो इस कोर्ट ने ये देखा कि ये लिमिटेड कंपटीशन जो है ये यहाँ पे है और इसी वजह से ये जो डिसीजन हो गया ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक तरह से रूलिंग लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर। सो ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको एडिट प्रिंट वगैरह क्रिएट करने में होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका सही आंसर ये देख सकते हैं। व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन बताइए क्या होता है। आप लोग इसके ऑप्शन पढ़ो जल्दी से, आंसर होगा सी। मार्जिन जो कि आपकी बाइंडिंग साइड ऑफ पेज में होती है, जब प्रिंट करना होता है उसके लिए ये छोड़ी जाती है। तो ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स जो है उसको ये एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि आपके जो पेजेस में कुछ भी लिखा हुआ हो जब आप उसको बाइंड करते हो तो वो जो टेक्स्ट होगा वो छुप ना जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपका लेफ्ट टॉप या फिर बाइंडिंग वाली साइड पे आप इसको ऐड कर सकते हो इस मार्जिन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप। सो ये सभी यूपीएस कीबोर्ड एएलयू ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं होती है। पेन ड्राइव जो होती है ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। पेन ड्राइव क्या यूज करता है, फ्लैश मेमोरी को यूज करता है और इसको हम लोग पेन ड्राइव को और क्या बोलते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम कीबोर्ड या एएलयू देखें तो ये बिल्कुल भी जो है कोई स्टोरेज यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट, a dash module is a device that converts spoken words into information that the computer can recognize and process. जो भी आप लोग बोल रहे हो उसको इंफॉर्मेशन में ये कन्वर्ट करता है, ये होता है आपका वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपके डिजिटल स्पोकन लैंग्वेज जो होती है ना इसको ये डिजिटल डेटा में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये वॉइस कमांड यूज करके ये सब लोग ये चीजें करता है। तो जैसे कि आपके सीरी हो गया या फिर गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सभी जो है वॉइस रिकॉग्निशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, with what emerging cybercrime has been reported as a major concern in JNK in 2025। JNK के रिलेटेड है ये काफी ज्यादा साइबर क्राइम। तो ये था आपका डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो इसके लिए काफी ज्यादा वीडियोस भी वायरल हो रही थी जहां पे फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो क्या बताते थे अपने आप को कि मैं पुलिस से हूं या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते थे कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो आपको जो यूजुअली वो क्या करते थे कि आप लोग उनको पेमेंट करो कि अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आपका केस खत्म कर देंगे, इस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करते थे। मैक्सिमम यहाँ पे वीडियो कॉल्स होती थी, फेक डॉक्यूमेंट्स बताए जाते थे आपको ताकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक या फिर रियल लगे। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
Which organization is responsible for implementing cyber security policies and preventing digital fraud in Jammu and Kashmir? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इसको प्रिवेंट करने के लिए? सो ऑप्शन नंबर सी होगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। ठीक है, तो ये आपका किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये वर्क करता है। तो ये एक तरह से अगर हम इसको बोलेंगे तो ये नेशनल नोडिंग एजेंसी है साइबर क्राइम जो होते हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एरो कीज और ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने एरो कीज होते हैं? आई होप ये सबको आता होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 एरो कीज होते हैं, जिसमें आपके होंगे अप हो गए, डाउन हो गए, लेफ्ट हो गए एंड राइट। ये सभी आपके क्या होते हैं? एरो कीज। और ये किसके लिए यूज होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेविगेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिक गेट? सो अगर हम बात करेंगे डिजिटल सर्किट्स की, तो डिजिटल सर्किट्स के लिए जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स के लिए। और ये कौन कौन से होते हैं? एंड, और, नॉट, ये फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सभी के सभी इसमें सही आंसर होगा। तो लॉजिक गेट्स मैक्सिमम क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और किसको यूज करके? बाइनरी इनपुट्स को, 0 and 1 की लैंग्वेज में ये काम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1996 प्रोमलगेटेड बाय महाराजा हरि सिंह इन 1939 AD? अभी हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं कोड रिलेटेड अवेयरनेस के। तो कंप्यूटर के हमने 15 क्वेश्चन किए। आई होप 10+ आपका सही स्कोर रहा हो। अगर हम 1996 की बात करेंगे तो ये विक्रमी जो है संवाद जो है 1939 इसको हम बोलेंगे। ठीक है, जो कि आपका 57 ईयर्स जो है ये आगे चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी JNK में। इसने क्या किया? दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जो जुडिशियल फ्रेमवर्क होता है, किस तरह से जुडिशरी काम करेगी उसको लेके ये सब था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसने क्या किया था? 3 मेंबर बोर्ड बनाया जुडिशियल एडवाइजर्स का, और उनको जो है ज्यादा इंडिपेंडेंस दी और पावर दी JNK हाई कोर्ट को। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली महाराजा जो है ये अपने आप को क्या मानता था? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जैसे कि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, कि आप लोग हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील उसको मानते हो कि अगर आपका हाई कोर्ट या फिर आपके लोकल कोर्ट्स आपकी बात नहीं मानते तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उस टाइम पे महाराजा ने अपने आप को डिक्लेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Chief Justice of India in 1954 when the bench of Supreme Court held a sitting in Srinagar? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। मेहर चंद महाजन जो हैं ये आपके इंडिया के चीफ जस्टिस थे 1954 में, जब श्रीनगर में ये बेंच आया था सुप्रीम कोर्ट का। ये फर्स्ट एंड ओनली टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट अपनी सिटिंग अपने जो है दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली यहाँ पे आया था। तो मेहर चंद महाजन जो है ये 3rd चीफ जस्टिस थे, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताती हूँ। इनका जो टेन्योर रहा था 1954 से 1954 तक की था, और ये आपके प्राइम मिनिस्टर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में इससे पहले। और आपका ये एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल इवेंट था, ये मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है और इसके बारे में ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JNK इन 1954 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अ सिटिंग इन श्रीनगर? इसका भी आंसर बताना जल्दी से। जो भी बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज करते हो कोर्स के रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर मॉर्निंग में मैसेज करते हो 11 से 1 बजे के बीच आप कर सकते हो मैसेज। इवनिंग में आपको करना है तो 6 से 8 बजे के बीच में आप कर सकते हो। ये दोनों के दोनों टाइम पे मैं फ्री होती हूँ। तो मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि अभी भी आपके पास 15 to 18 डेज हैं जो इनफ होते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ होते हैं। तो आप लोग जो है इंटरेस्ट अगर चाहते हो कि आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, और जो भी नोट्स हैं वो अच्छे से पढ़िए।
जल्दी से इसका आंसर बताओ। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, नीचे है चीफ जस्टिस ऑफ JNK, दोनों में डिफरेंस है, तो इसका सही आंसर होगा जानकी नाथ वजीर, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है हाई कोर्ट के रिलेटेड, वो आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा गया है। चेक करो स्टेटमेंट। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी आपका हाई कोर्ट का जज होगा, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ही और शी इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन जब ओथ लेता है तो उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। और थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखो, वो अपना रेजिग्नेशन यहाँ लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है, बिल्कुल गलत है ये। वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। और रिटायरमेंट एज जो होती है हाई कोर्ट जज की, वो 62 ईयर्स होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसकी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट। Which of the following high courts has the territorial jurisdiction over the Andaman and Nicobar Islands? इसकी जुरिस्डिक्शन जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर भी है। तो ये है आपका कैलकटा हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो बेंच है कैलकटा हाई कोर्ट की, ये पोर्ट ब्लेयर में ये आपका फंक्शन करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है। और अगर हम बात करेंगे कैलकटा हाई कोर्ट, ये 1862 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये ओल्डेस्ट में से हाई कोर्ट में से एक है। Next. Dash is a legal document that allows a person to make changes to their will without having to create a new will. जो भी उन्होंने विल बनाई होगी, तो उसमें अगर कोई भी पर्सन जो उसको अलो है कि वो चेंज कर सकता है, तो उसको बोला जाता है कोर्टिसिल, ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक सप्लीमेंट्री लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि विल के साथ अटैच होता है। ये क्या अलो करता है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो कि उन्होंने पहले की विल बनाई हुई है, उसके लिए आपको दोबारा से पूरी विल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेम जिस तरह से विल बनाई जाती है, सेम वैसी ही जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग ये भी एग्जीक्यूट होता है कोर्टिसिल भी। तो एक सिंगल बिल में बहुत सारे कोर्टिसिल्स आप लोग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट। Dash is the act of stopping business or communication with another country by military force. So ये होता है आपका ब्लॉकेड। ब्लॉकेड एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है जिससे क्या कर सकते हैं हम, दूसरे देश से कोई भी सामान या लोग या फिर कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे कि आपकी वॉर होगी, वॉर के टाइम पे ये इम्पोज होती है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो नेवल ब्लॉकेड्स जो है ये बहुत ही कॉमन हम बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ ब्लॉकेड है। नेक्स्ट। Which of the following article stated that Privy Council in Article 374 shall be referred to as the Board of Judicial Advisors constituted under the J&K Constitution Act? प्रिवी काउंसिल जो है इसको क्या बोला गया है? बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर। तो ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसमें क्या किया गया है कि बहुत सारे जो प्रिविजन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें इन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया। और जो भी अगर हम बोले, ये ऑर्डर ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है ये अडॉप्ट करे थे। नेक्स्ट। In Dash, the bench of the Supreme Court heard the appeals in Srinagar and upheld the judgment of the High Court in all 17 appeals.
इन जुलाई 1954 में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी ये श्रीनगर में बैठी थी। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जम्मू कश्मीर की जुडिशियल हिस्ट्री में। तो इस बेंच में कितनी अपील्स सुनी गई थी? 17 अपील्स। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो भी जजमेंट थी 17 अपील की उनको ही रखा था, उनको ही अपहेल्ड करा था। ठीक है, नेक्स्ट। The name Common High Court of Jammu and Kashmir UT and UT of Ladakh was changed to High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh by which of the following? यहाँ पे आप लोगों ने ये एक्ट बताने हैं। आई थिंक ये सबको ही आता होगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है ये एक सिंप्लीफाइड जो है ऑफिशियल नेम था हाई कोर्ट का, उसने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस नाम को। तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रिंसिपल सीट्स देखें तो ये जम्मू एंड श्रीनगर में ही लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमने हाई कोर्ट के भी क्वेश्चन कर लिए, टोटल 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी हम 30 क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, वो होंगे आपके इंग्लिश के। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वो भी करें। सो अब हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो 51 क्वेश्चन हम अब लोग देख सकते हो फ्रेजल वर्ड्स के ऊपर है। पुट वन कार्ड्स ऑन दी टेबल, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे आप लोग इसके ऑप्शंस देखो। सो ये ईडियम जो होते हैं ना, ये ईडियम ज्यादातर इसके लिए होता है कि जब आप अपने ट्रू इंटेंशन या फिर फीलिंग्स जो है किसी को बताते हो, यानी कि आप लोग ऑनेस्ट होते हो। टू बी ऑनेस्ट होना इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पैसिव फॉर्म में आपने ये स्टेटमेंट बतानी है। हु टॉट हर इंग्लिश? सो अगर हम बात करेंगे हु को हम लोग किसमें चेंज करते हैं? पैसिव वॉइस में। तो हम लोग बाय होम में कन्वर्ट इसको करते हैं। और पैसिव वॉइस आपको पता होना चाहिए, एक्शन के रिसीवर जो होता है उसके ऊपर मेन फोकस होता है। तो यहाँ पे आपका बाय होम प्लस वॉज वर प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। तो ये जो है, अगर हम इसका ऑप्शन नंबर ए देखें, यहाँ पे ही ये यूज हुआ है। बाय होम वॉज, यहाँ पे देख सकते हो बाई होम के बाद वॉज वर यूज होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हो, वॉज शी टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि नरेशन में क्या होता है कि आप लोग ये होता है ना, क्वेश्चन मार्क हो गई जो भी, ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट ईडियम है हिट द नेल ऑन दी हेड, का क्या मतलब होता है? सो ये बताता है ईडियम प्रॉब्लम का एग्जैक्ट कॉज क्या है। ठीक है, यानी कि टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात करना। ठीक है, ये तभी यूज होता है जब आप कुछ बोलते हो जो कि परफेक्टली एक्यूरेट होता है, तभी आपको बोला जाता है यू हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे अगर आपको ये भी नहीं आता हो तो बहुत शर्म की बात है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन। तो एक्सीड का क्या मतलब होता है? जब आप अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाते हो। ठीक है, जैसे आपको बोला जाता है डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, तो वहां पे आपको इसकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए, सीमा से अधिक होना। नेक्स्ट, द टीचर डैश आंसर्स बिफोर द स्टूडेंट्स आस्क्ड। सो अगर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो ये यूज होता है एक्शन जब पहले जो भी एक्शन होता है उससे पहले अगर कोई एक्शन हो गया। ठीक है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। तो अगर हम एक्शन की बात करेंगे उसमें पहले जो कंप्लीट हुआ उसके लिए यूज होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो आप यहाँ पे कहाँ पे है, यही है हैड एक्सप्लेन्ड, यानी कि उसने पहले ही आंसर बता दिए थे स्टूडेंट्स के पूछने से पहले। तो ये पास्ट में दो चीजें हो रही हैं, एक तो आंसर बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, और एक स्टूडेंट्स ने पूछा। लेकिन जहां पे पहले हुआ, जो चीज पहले हुई है, वहां पे आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ फ्रांस। सो अगर हम किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करेंगे तो, या फिर किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी का रेफरेंस देंगे, उसके लिए आपका द यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द आपका यूज हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो द पीपल ऑफ फ्रांस भी एक डेफिनेट ग्रुप की बात हो रही है, और इसी वजह से यहाँ पे लैंग्वेज और ग्रुप के लिए आपका द और द यूज होगा। नेक्स्ट, द बुक फेल डैश द शेल्फ।
जब भी आप फॉल ऑफ की बात करते हो ना, आप सरफेस से कोई चीज जब ड्रॉप होती है उसके लिए आप फॉल ऑफ यूज करते हो, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है जो कॉमनली यूज होती है। द पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, ये भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर रिप्लाई। तो ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स एक्सप्रेशन है, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो ये हमेशा इसके बाद एक नाउन आता है या फिर आपका जिरंड प्लस आईएनजी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्लाई, योर रिप्लाई। तो ये क्या है, आपका एक नाउन है। नेक्स्ट, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सो यहाँ पे आप लोग इसको देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इट्स रेनिंग हैवीली आउटसाइड। तो ये जो इट्स होता है ना, ये अगर जब हम बोलते हैं ना इट इज, इसकी शॉर्ट फॉर्म यानी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये होता है आपका इट्स। ये बिल्कुल भी नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे भी ठीक था, इट इज रेनिंग हैवीली, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इस वजह से ये आपका गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, choose the sentence with correct punctuation। आप लोग जल्दी से ये क्वेश्चन को देखिए और मुझे इसका बताएं आंसर जो सही होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉलोन जो है किसी भी लिस्ट से पहले आप लोग यूज करते हो, और इसके बाद जो कॉमा होते हैं ना वो सेपरेट करते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट में आइटम्स बताई गई हैं उसके लिए कॉमा इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। यहाँ पे भी आपने करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही वेंट टू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो यहाँ पे आप लोग देखो, दिल्ली मुंबई एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे मुंबई कोलकाता एक साथ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई जो है यहाँ पे सबके साथ कॉमा ने इनको सेपरेट करा है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। वट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो, वरीड होते हो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है किसी चीज़ की, आप घबराए हुए होते हो, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका शांत। जो जिस वर्ड का मीनिंग होगा वो इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे कंपोज्ड जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है ये होता है आपका काम या फिर सेल्फ कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, which of the following is the antonym opposite of the word confident। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जब आप आत्मविश्वासी होते हो, सेल्फ अश्योर्ड होते हो, और इसका अपोजिट हो गया कि आप में आत्मविश्वास की कमी होगी, यानी कि आप डिफिडेंट होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, टेंसाइल का क्या मतलब होता है। टेंसाइल जो होता है जब आपके पास वो एबिलिटी है, आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो बिना ब्रेक हुए, यानी कि आप खींचने योग्य हो, उसका सही आंसर होगा आपका स्ट्रेचेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही मतलब होगा। नेक्स्ट, फॉल रेफर्स टू, फॉल का क्या मतलब होता है। जैसे कि डोमेस्टिकेटेड वर्ड्स होंगे, जैसे कि हैन हो गए, डक हो गए, टर्की होगी, तो ये बर्ड के लिए आपका वर्ड यूज होता है आपका फॉल। हम लोग देखते हैं ये भी आपका जो है वो कैब है, इसमें आपने सिनोनिम बताना है। रैबिड का क्या मीनिंग है, यहाँ पे आप लोग देखो, रैबिड का मतलब इनडिफरेंट, मेथोडोलॉजिकल, काम या फिर लुनेटिक मैड। ये सभी जो वो कैब है ये अभी रिसेंट जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के उसमें ये पूछा जा चुका है वो कैब, तो इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो रैबिट अगर हम इनडिफरेंट का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ये हो गया नॉट इंटरेस्टेड। मैथोडोलॉजिकल का मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, काम का मतलब होता है कोई चीज आपकी पीसफुल है। ठीक है, ल्यूनेटिक का मतलब होता है कोई आपका इंसान पागल है। अब यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो जो रैबिड होता है ना उसको अगर हम हिंदी में देखें तो वो पागल या फिर इस तरह का जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है रैबिड, यानी कि एक्सट्रीमली इरेशनल, फ्यूरस या फिर फेनेटिकल। फेनेटिकल का मतलब भी आपका क्या होता है, पागल। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस को देखें, एक ही आपका जो है सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो है ल्यूनेटिक या फिर मैड। ठीक है, नेक्स्ट,
अलार्म इज क्लोजेस्ट टू इन मीनिंग टू, यहाँ पे भी सिनोनिम बताइए इसका। अलार्म जब होता है तो आप लोग दिमाग में सोचिए क्या होता है, आपको आपके दिमाग में क्या उस टाइम पे चीज होती है। क्या आप उठ जाते हो? ऐसा तो नहीं है कि अलार्म आपका बजता है तो आप 1 मिनट में उठ जाते हो, आप तो बंद भी कर सकते हो अलार्म को। तो वो बंद किस चीज से करते हो? क्योंकि वो आपको क्या करता है, घबराहट देता है, वो आपको पैनिक देता है, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर जो होगा वो पैनिक होगा। वेकअप का मतलब सिंपली होता है जगाना, और अलार्म का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिंग का मतलब होता है बजना, ठीक है। तो अलार्म आप लोग सोचोगे कि अलार्म रिंग हो रहा है, बज रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। अलार्म जब होता है तो वो होता है पैनिक। साउंड होगी वो होगी आपकी ध्वनि, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा साउंड, ठीक है। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट, डक्ट का क्या मतलब होता है? डक्ट एक ऐसी चीज होती है जैसे कि हम आप बोल सकते हो कोई ट्यूब या फिर कोई चैनल जहां से कोई चीज गुजर रही हो, यानी कि कोई रास्ता हो गया या कोई नाली होगी, इस तरह से कोई चीज होगी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया आपका कैनाल या फिर पैसेज, ठीक है। अब बैंड क्या होता है? मोड़, वॉल होगी दीवार, बर्ड हो गया पक्षी। आई होप कि आपको आता हो। पैरानॉइड का क्या मतलब होता है? ये सारे के सारे वोकैब अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया। पैरानॉइड होता है कि आपको किसी ऊपर के कोई शक है, ठीक है, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको क्या उसके ऊपर शक है, ठीक है। शक की नजर से आप उसको देखते हो। तो कमिटेड तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। कमिटेड होगा कि आप उस चीज को लेके फुली समर्पित हो, ठीक है। कन्विंस हो गया कि आप किसी को कोई आश्वासन दे रहे हो और कन्विंस हो गया वो, ठीक है। और उसके बाद ट्रस्टफुल को देखें तो आप जिसके ऊपर कोई भरोसा कर सकता है, भरोसा करने वाला हो। पैरानॉइड का मतलब हमने बोला शक की, तो यहाँ पे एक ही वर्ड सही है, वो है डिस्ट्रस्टफुल। अब यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें से किस में एरर है। अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। जल्दी से बताइए। सॉरी, इसका आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। इसका इसमें सबसे पहले आपका जो लाइन आएगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी कि आपका आएगा 4312। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। यहाँ पे आपने बताना है इसका क्या मतलब होगा। यहाँ पे आपको फिक्स प्रीपोजिशन बतानी है। डिस्पाइट द लॉन्ग आवर्स एंड लो पे द इंटर्न्स वर डिटरमिन्ड टू डैश कंप्लीट द प्रोग्राम। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, स्टिक इट आउट। स्टिक इट आउट का मतलब होता है कि आप कोई भी काम जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है तो उसमें आप एंड तक बने रहे हो, ठीक है। तो काउंट ऑन का मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, भरोसा कर रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है। डाइव इनटू का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंथुसियाज्म के साथ आप लोग उसको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि टू स्टार्ट समथिंग विद एंथुसियाज्म। कम अप का मतलब होता है कि कोई चीज आपकी टू हैपन, ठीक है, कोई चीज हो रही है या फिर कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेडली जो हो रही है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब टॉम हैड टू डैश एंड फॉर्ज अ न्यू करियर पाथ। सो यहाँ पे जॉब लूज करने के बाद जब टॉम को खुद को संभालना पड़ा और नया करियर शुरू करना पड़ा, तो यहाँ पे अगर हम इसका मतलब देखें, उसको फेलियर से रिकवर होना पड़ा, तो इसका सही मतलब होगा आपका पिक हिमसेल्फ अप, ठीक है। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो गया, सेटबैक हो गया, उससे रिकवर होना पड़ा, यानी कि खुद को संभाल के फिर से हिम्मत जुटानी पड़ी। अब यहाँ पे ड्रेस हिमसेल्फ एज का मतलब होता है कि आप कोई जैसे कि कपड़े, किसी भी रूप में कपड़े पहन रहे हो, इस तरह का मतलब होता है। कम हिमसेल्फ अप, ये कोई भी स्टैंडर्ड आपका फ्रेजल वर्ब नहीं है। और काउंट हिमसेल्फ ऑन का मतलब होता है, काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन, लेकिन काउंट हिमसेल्फ ऑन ये भी कोई फिट नहीं बैठता, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पाइट दिस stormy weather the hikers were determined to dash and reach the summit। यानी कि खराब मौसम के बावजूद भी हाइकर्स ने समिट तक पहुंचने का फैसला
नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे उसका मतलब होता है कि वो कितनी भी डिफिकल्टीज आई उसमें वो अपने जो काम था वो उसे कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो ये इसका मतलब होता है पुश थ्रू का, ठीक है, मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ना। अब पुश बैक का मतलब होता है कि डिले या फिर अपोज करना, ठीक है। इसके बाद हम गेट्स डाउन की बात करें तो अगर आप कोई भी सीरियस काम शुरू करें उसको बोलते हैं, और इसके चेयर अप होता है खुश होना वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर मंथ्स ऑफ ग्रूलिंग ट्रेनिंग द एथलीट वाज फाइनली एबल टू डैश एंड विन द चैंपियनशिप। यानी कि बहुत सारी डिफिकल्टी या फिर टायरिंग होता है जब आप एथलीट जो भी ट्रेनिंग करता है। तो ग्रूलिंग का यहाँ पे आप लोग मुझे मतलब बताएंगे। ग्रूलिंग होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टायरिंग। तो यहाँ पे आपने उसको बताना है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो जीता, चैंपियनशिप को जीता, तो इसका मतलब हो गया पुल थ्रू। पुल थ्रू होता है सक्सेसफुली सर्वाइव, ठीक है, या फिर ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पुल आउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप विड्रॉ कर रहे हो। पुल इन का मतलब होता है आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पुल ओवर का मतलब होता है व्हीकल को साइड में रोकना, तो ये इसका मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। आफ्टर अ promising start his career soon came to an end in disappointing way। सो फिजल आउट का मतलब होता है डिसअपॉइंटली कोई भी चीज़ धीरे धीरे जो है यानी कि अगर हम बात करेंगे धीरे धीरे बिना सफलता के ख़त्म हो जाना। आप जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अगर उसका जो बेनिफिट नहीं मिला, जैसे बहुत सारे बच्चे जो जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट आई है टाइपिंग के लिए उसमें नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को फिजल आउट कर दिया। धीरे धीरे वो सफलता बिना पाए ही वो अपनी जर्नी को ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रही कि आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए। हाँ, अगर आपके पास चॉइस नहीं है और कोई, तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से अपने जो भी वीक एरियाज इम्प्रूव करिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया फिजल आउट, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम रफ आउट का मतलब देते हैं तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, जैसे कि रफली कोई भी चीज़ आप रफली बना रहे हो, ये हो गया इसका, ठीक है। फ्लेक आउट का मतलब होता है थक कर सो जाना या फिर कोलैप्स हो जाना। राउंड ऑफ का मतलब होता है प्रॉपरली कोई भी चीज़ आप फिनिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे फिनिश नहीं हो रही, डिसअपॉइंटिंग हो रहा है, तो फिजल आउट होगा। नेक्स्ट, यू डैश कैच द ट्रेन एट वंस। तो यहाँ पे एक ही बार में आपको ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी, यानी कि नेसेसिटी है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है या फिर ऑब्लिगेशन है, ज़रूर करनी चाहिए आपको, अवश्य करनी चाहिए, यानी कि इसका मतलब होगा आपका मस्ट, ठीक है। विल होता है जो आप कोई भी चीज़ फ्यूचर का एक्शन बता रहे हो। कैन होता है कि एबिलिटी या फिर परमिशन को बताना। शैल हो गया फॉर्मल फ्यूचर या फिर सजेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। ही इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन यूरोप। तो आर्टिकल आपको पता है साउंड पे डिपेंड करता है, स्पेलिंग पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो यूनिवर्सिटी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो हो गया यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे जो पहला साउंड है वो आपका आ रहा है वाई, जो कि आपका कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका अ यूनिवर्सिटी लगेगा। आई सा डैश वन आइड बैगर नियर द टेम्पल। तो वन का जो प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो वुन वुन करके आपका इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो कि आपको अगर मैं बोलूँ तो ये भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है। तो यहाँ पे आएगा अ वन आइड, ठीक है। तो एन वन आइड बैगर नहीं होगा। आप ये मत देखो कि यहाँ पे वॉवल्स है, ओ है तो आपका एन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या देखनी होती है, साउंड। साउंड अगर वॉवल की आ रही है तो ही आप उसको चूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी एन वॉवल साउंड नहीं है, द होता है किसी भी स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज डैश हिस्टोरिक ओकेजन फॉर आवर कंट्री। तो यहाँ पे भी मॉडर्न इंग्लिश में जनरली अ हिस्टोरिक ओकेजन यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। हिस्टोरिक है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डैश शेम दैट आवर टीम लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पे भी आपका अ यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी कॉन्सोनेंट की जो है ये साउंड आ रहा है, ठीक है। और ये व्हाट अ शेम, ये एक अगर मैं बोलूँ तो ये फिक्स एक्सप्रेशन यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन भी है। लास्ट क्वेश्चन होगा, द ओल्ड ट्रेन इज सर्टन टू ब्रेक ओवर इफ इट इज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। तो ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ, ये और
ये आपका नहीं है। तो इन दोनों में से आपने मुझे बताना है सही आंसर। कहाँ पे बताना है? कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप आंसर नहीं बता रहे हो और कोई भी मेरी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, कि आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तभी ये चैनल पे मैं फ्री क्लासेस इतनी जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आऊँगी आपके एग्ज़ाम तक। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस क्लास को लेके, इस वीडियो को लेके जितना ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, तभी उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास आएगी। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।